पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने बर्धमान में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बंगाल में दीदी का खेला खत्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के चुनावी दौरे पर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी कर रही हैं धुआंधार प्रचार। देशव्यापी टीका महोत्सव का आज दूसरा दिन। देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अक्टूबर तक मिलेंगी 5 और वैक्सीन। स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मिली मंजूरी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों की बैठक। बीते 24 घंटों में देश में 1,68,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में संक्रमण के 63,000 से अधिक नए मामले। 10वीं 12वीं की परीक्षा महाराष्ट्र में स्थगित। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। हरिद्वार कुंभ में दूसरा शाही स्नान जारी। अखाड़ों की निकल रही है शाही सवारी। साधु संतों और आम लोग लगा रहे हैं गंगा में आस्था की डुबकी। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से हो रहा है पालन। ईरान ने नातान परमाणु इकाई में बिजली आपूर्ति बाधित होने को बताया परमाणु आतंकवाद। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान के परमाणुकरण के खिलाफ लड़ाई है बहुत बड़ी। और खेलों की दुनिया में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ दूसरे मुकाबले को भारतीय हॉकी टीम ने किया अपने नाम। ब्यूनस आयर्स में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से हराया। और बाफ्टा पुरस्कार की हुई घोषणा। क्लो झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म नोमैडलैंड ने बेस्ट फिल्म और निर्देशक समेत 4 अवार्ड अपने नाम किए। नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। वहीं द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। दिवंगत ऋषि कपूर और इरफान खान को भी दी गई श्रद्धांजलि। और सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल बारासात में, जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ये कहा कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, मतदान में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या ऐसा दीदी ने बोला क्या कभी? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये भी नहीं बोलती है। बंगाल की जनता समझ सकती है कि दीदी के इरादे क्या है। दीदी जानती है कि इतना ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मतदान के खिलाफ है। दीदी जानती है कि चुनाव में उनके गुंडे ही हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। आखिर दीदी अपने ही लोगों पर जो ये सब बवाल करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी और इसलिए कैसे बोलेगी? ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। भाइयों और बहनों, जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इतना प्यार आपने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को मैं लौटाऊंगा।
साथियों, जैसे जैसे 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है, अशांति पैदा करना चाहती है। पंचायत चुनाव के समय दीदी की पार्टी ने जिस तरह लोकतंत्र को लूटा था, अब वही कोशिश, वही साजिश वो दोबारा इस चुनाव में कर रही है। लेकिन मैं दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, दीदी, ओ दीदी, आपकी हर साजिश को ये बंगाल की जनता नाकाम करके ही रहेगी। आपकी हर साजिश का जवाब बंगाल की जनता खुद दे रही है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। बंगाल के हर घर का बच्चा दीदी ओ दीदी बोलना शुरू कर दिया है। साथियों, अपने भतीजे के भविष्य को बचाने के लिए, भाइपों के भविष्य को बचाने के लिए दीदी ने बंगाल के युवाओं के वर्तमान और बंगाल के युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। मैं बंगाल के युवाओं से जानना चाहता हूं, 10 साल के शासन में दीदी ने अपने भतीजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। बंगाल के युवाओं को दीदी ने कुछ दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? और दिया तो क्या दिया? सिर्फ चाकरी का इंतजार और चाकरी में भ्रष्टाचार। क्या दीदी के लिए अपना भतीजा ही सब कुछ है? बंगाल के युवा कुछ नहीं है क्या? भाई और बहनों, दीदी की सरकार के दौरान हुए हर अन्याय, हर अत्याचार का पूरा हिसाब, और जब मैं पूरा हिसाब कहता हूं ना, तो मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों लिख करके रखिए, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल की जनता चुन चुन कर हिसाब लेगी। ये संबोधन है प्रधानमंत्री का पश्चिम बंगाल बारासात में
चुनावी रैली को वे संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने राज्य में युवाओं के भले के लिए, उसके विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनता आने वाले दिनों में इन सब चीजों का, इन सवालों का जवाब मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे 2 मई का वक्त पास आता जा रहा है, वैसे वैसे ममता सरकार की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता सरकार चुनाव के अभी तक हुए चरणों में जो हिंसा हुई है उसी को लेकर सख्त नहीं है, कोई भी कार्रवाई इस दौरान नहीं की जा रही है। तो ये सारी बातें पश्चिम बंगाल में बारासात में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली के दौरान कही हैं। और अब रुक करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्धमान के दलित साई सेंटर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी की सीटों की सेंचुरी पूरी हो गई है और जो लोग आपके साथ खेला करना चाहते हैं उनके साथ ही खेला हो गया है। 4 चरणों के चुनाव में बंगाल की जागरूक जनता ने इतने चौके छक्के मारे, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। पीएम ने यह भी कहा कि दीदी के लोग अब अनुसूचित जाति के लोगों को गाली देने लगे हैं और उन्हें भिखारी कहने लगे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान है। दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे। भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा, ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि दीदी के लोग खुलेआम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लोगों को गाली देने लगे हैं, सिर्फ इसलिए कि वे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। लोकतंत्र का चुनाव में विशेष योगदान है। चुनाव कोई भी हार या जीत सकता है, ऐसे में गलत बयानबाजी ठीक नहीं है। आदरणीय दीदी, कान खोलकर सुन लीजिए। आपको किसी भी मतदाता का अधिकार छीनने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है और नहीं दिया जाएगा। आपको किसी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित इनका अधिकार छीनने को नहीं दिया जाएगा। दीदी, हार जीत अरे चुनाव में लगी रहती है, वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है। लेकिन देश के संविधान की, बाबा साहब आंबेडकर और हरिचंद ठाकुर जी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनावी दंगल में सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह धूपगुड़ी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनावों में भाजपा 92 से ज्यादा सीटों पर आगे है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोगों को ना दीदी उकसाती नहीं तो 4 युवाओं की मौत नहीं होती। 4 चरण में भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटों के साथ लीड पर है। 92 से ज्यादा सीटों के। अब ये 5वें चरण में आप कृपा कर दीजिए, सरकार बनाने का पूरा काम हो जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार बनते ही हम उत्तर बंगाल में एक एम्स बनवाएंगे, सिलीगुड़ी में आईटी पार्क, उत्तर बंगाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और सिलीगुड़ी में मेट्रो भी बनवाएंगे। उत्तर बंगाल में सरकार बनते ही एक एम्स बनाने का काम करेंगे। हमने तय किया है सिलीगुड़ी में आईटी पार्क बनाएंगे। हमने तय किया है उत्तर बंगाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राजवंशी भाइयों की नारायणी सेना, जिसको चिला रॉय के नेतृत्व में 50 साल तक मुगलों को यहां आने नहीं दिया, वो नारायणी सेना के स्मृति में एक नारायणी बटालियन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। पंचानन ठाकुर की स्मृति में 250 करोड़ का फंड बनाकर एक विशाल मूर्ति और संग्रहालय पंचानन ठाकुर का लगाने का हम काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने आज कालिम्पोंग में रोड शो में हिस्सा लिया। वे सिलीगुड़ी में भी रोड शो करेंगे। अमित शाह राज्य के धूपगुड़ी और हेमताबाद समेत कई जगहों पर आज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। और अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। अजय, 5वें चरण का चुनाव है और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं गृह मंत्री। आज उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम उत्तर बंगाल को विकास के तोहफों की सौगात देंगे, जो बहुत जरूरत है वहां पर। जी बिल्कुल रजनी, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर बंगाल में हैं और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग के इलाकों में और उत्तर दिनाजपुर के इलाके में हैं। जो 5वें चरण का चुनाव होना है इन्हीं इलाकों में होना है। खासतौर से जो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी का जो इलाका है और कालिम्पोंग का इलाका है, वहाँ पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में चूंकि यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन की थी, उस लिहाज से यहाँ पर वो अपनी अच्छी संभावना देख रही है। इस लिहाज से भी यहाँ पर तेजी से प्रचार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी आज बंगाल में है, तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों बड़े नेता आज बंगाल में हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो कालिम्पोंग में रोड शो के दौरान उन्होंने जो वहाँ की स्थानीय लोगों की जो बातें थीं उसको साफ तौर पर लोगों के बीच में कहा और उसके बाद जो उन्होंने धूपगुड़ी में जो रैली की है और अभी जो एक रैली और चल रही है, उस रैली में साफ तौर पर जो यहाँ की स्थानीय बातें हैं, जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, उस पर वो जोर दिए हैं। सबसे अहम बात कि वो यहाँ पर एक एम्स की सबसे बड़ी ज़रूरत है। उस एम्स को बनाने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, उसको बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो घोषणा पत्र है उसमें भी बात कही गई। सबसे अहम बात अगर हम अमित शाह की अभी तक की जो जितनी भी रैलियाँ इसके पहले भी हुई हैं उन सबका हम गौर करें तो यहाँ की जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, जो स्थानीय पहचान है, उसको लेकर वो खास तौर से बात कर रहे हैं। चाहे नारायणी बटालियन की बात हो, चाहे जो गोरखा लोगों की जो बात है वो हो, तो स्थानीय लोगों, स्थानीय ज़रूरतों को जोड़ते हुए उत्तर बंगाल की जो नब्ज़ है वो टटोलने की कोशिश बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी ने की है और इसी को आधार बनाकर अमित शाह यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उसके आधार पर आगे बढ़ रही है।
जी अजय विक्रम, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैलियों में बात कही, गृह मंत्री ने भी कही कि राज्य का जो युवा है वो पूरी तरह से ममता सरकार के अधीन रहा है और पूरी तरह से उपेक्षित रहा है। ना उसे रोजगार के अवसर मिले हैं, ना शिक्षा के लिए उसे अच्छे अवसर मिले हैं। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है युवाओं के भीतर। शायद यही बदलाव भाजपा के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। जी, अगर हम उम्मीद की बात करें तो हर चुनाव में एक वर्ग होता है जो कुछ उम्मीदों के साथ अपना वोट करता है, और अगर उस वर्ग की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो सत्ता में परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। यही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद खासतौर से युवाओं से है, महिलाओं से है, और जो दलित कम्युनिटी है उससे है। प्रधानमंत्री के भाषण पर हम गौर करें तो आज जो नदिया में उन्होंने भाषण दिया, वो नदिया चूंकि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ इलाका है और वो वहां पर जो मथुआ समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, इसीलिए उन्होंने हरचांद ठाकुर का नाम लिया, गुरु हरचांद ठाकुर का। तो एक जो बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें वो अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है, अपने बदलाव के बारे में सोच रहा है, और वो बहुत से प्रयोग कर चुका है। इसके पहले भी वो वाम दलों के साथ प्रयोग कर चुका है, वो ममता बनर्जी की टीएमसी के साथ प्रयोग कर चुका है। तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर ये वर्ग उनके साथ जुड़ेगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा और उनकी उम्मीदों को सामने लाया जाएगा तो उससे फायदा हो सकता है, और सत्ता परिवर्तन की जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी रखी हुई है वो पूरा कर सकती है। ये चुनाव के बाद पता लगेगा। दूसरी तरफ बहुत संक्षेप में कहूंगा कि ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं, और ममता बनर्जी भी चारों ओर अपनी बातें ही कर रही हैं, और जो उनकी योजनाएं थी उसके आधार पर वो आगे बढ़ रही हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो योजनाएं दी थी वो लोगों को फायदा हुआ है। अब देखना यह है कि अगर फायदा हुआ है तो ममता बनर्जी की स्थिति क्या होती है, और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में अगर दम है तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलना तय है। जी बिल्कुल। तो 5वें चरण के चुनाव के लिए तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम आपका इस जानकारी के लिए। और सूत्रों के मुताबिक स्पुतनिक वी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिल गई है, और जानकारी के लिए बात कर रहे हैं अपने संवाददाता तापस भट्टाचार्य से। तापस, स्पुतनिक वी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी मिल गई है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी, अभी तक जो पता चला है, क्योंकि सुबह से मीटिंग चल रही थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की, तो उस मीटिंग के अभी जो सूत्रों के हवाला से खबर आ रही है कि उन्होंने जो ड्रग कंट्रोल जनरल DCGI है उनको अपनी रिकमेंडेशन दी है। उसके हिसाब से जो कुछ पहले उन्होंने 1 तारीख को जब इससे पहले मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कुछ स्पुतनिक के लिए उन्होंने कुछ डेटा मांगा था कि किस तरीके से उसकी एफिकेसी है, कितना वो कारगर साबित होता है, और खासतौर से रशिया में और बाहर कंट्रीज में जहाँ पे भी इसका ट्रायल हो रहा है उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी मंगवाया गया था। तो अब जब आज मीटिंग चल रही थी तो उसमें इन सारी बातों पे ध्यान दिया गया, और उसके बाद इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है इसकी इमरजेंसी यूज की DCGI को। अब बात यह है कि इसमें अभी थोड़ी देर में जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज है कि इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे काम चलेगा। इसकी प्राइसिंग को लेकर बात चलेगी, इसको किस तरीके से विकसित किया जाएगा। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी भारत में है, इसके अलावा कुछ और भी ऐसी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके साथ स्पुतनिक जो बनाने की है उनको दिया गया है, तो उनको भी दिया गया है। और जो अहम बात है, इस खासियत है इस पर्टिकुलर वैक्सीन की, वो है इसका जो स्टोरेज है। बहुत से जैसे हमने देखा था इससे पहले जो स्टोरेज थी उनको -20 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक रखना पड़ता था, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो वैक्सीन है इसको 2 से 8 डिग्री नॉर्म रखा जा सकता है। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे गर्म ज्यादा तापमान रहता है तो वहाँ पे ये खासतौर से कारगर साबित हो सकता है। प्लस इसकी जो एफिकेसी है वो करीब 92% है। तो जो अभी आज के डेट में जितने भी जो टॉप के वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें से सबसे ऊपर में इसकी एफिकेसी नापी गई है। इनफैक्ट फरवरी के महीने में 1-2 इंटरनेशनल जर्नल में भी इसकी एफिकेसी को लेके बात चली थी। तो ये इस वक्त खासतौर से जब ऑलरेडी भारत के पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसके बाद स्पुतनिक वैक्सीन आना, और जितनी जल्द आएगा उसका प्राइसिंग कितना होगा वो भी निर्धारित नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा और करीब 850 मिलियन डोसेज बना सकते हैं इस वैक्सीन का भारत में, तो एक बहुत बड़ा
भारत के लिए एक इस कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में एक और हथियार भारत के लिए साबित हो सकता है स्पुतनिक। बिल्कुल, बड़ी अच्छी खबर है ये वैक्सीन निर्माण और वैक्सीनेशन की। अगर बात करें दिशा में तो आपस महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने जैसा कि कहा कि इसकी क्षमता जो है वो 92% तक ये कारगर है। अगर इसके ट्रायल चरणों की बात करें तो कितने चरणों में इसका ट्रायल किया गया है, किस तरीके से इसका शोध हुआ है? ये तीसरा इसका फेज 3 ट्रायल चल रहा था जब उन्होंने मांगा था कि किस तरीके से इसका इमरजेंसी यूजेज करने के लिए। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि एक्सपर्ट कमेटी ने मांग की थी कि किस तरीके पहले अप्रैल को कि इसकी जो डिटेल्स हैं, जो उसका डेटा है, खास तौर से जिस तरीके से कैसे शॉर्ट मतलब इसका जो प्रणाली है, खास ये जो एस्ट्राजेनेका जो है वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उसकी तरह से है कि एक तरीके का इम्यून सिस्टम शरीर में क्रिएट किया जाता है, उसको प्रोटीन जो है शरीर में उसको बनाया जाता है कोविड के खिलाफ। तो इसके लिए जो पर्टिकुलरली इसका जो अनब्लेंडेड डाटा जैसे कहते हैं, वो थर्ड फेज में जो इसका हुआ था उसके लिए बोला गया था कि ये डेटा जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो क्लिनिकल ये जो फेज 3 का जो क्लिनिकल डाटा था वो आज जब उनको प्रोवाइड किया गया था उससे पहले, तो उन पे जब उन्होंने देखा तो उसके जो परिणाम है, जैसे आपने बताया कि 92% के करीब इसका जो अभी तक का रहा है जो एफिकेसी रही है, तो वो काबिल तारीफ है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इसका शुमार होता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज कामयाब रही। और इंटरनेशनल जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट पीयर रिव्यू में, तो लैंसेट जो आपके एक इंटरनेशनल पीयर जर्नल रिव्यू है, उसमें लैंसेट में इसकी जो एफिकेसी है वो 91.6% रखी गई थी। और तो निश्चित तौर पर तापस वैक्सीनेशन की दिशा में जो वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है उसके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देशव्यापी टीका उत्सव का आज दूसरा दिन है। इस महाअभियान का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। कोरोना को मात देने में सबसे कारगर हथियार के रूप में विकसित टीके को लेने की होड़ देश के कोने कोने में दिखाई दी। बीते 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना वैक्सीन की 29.33 लाख डोज दी जा चुकी हैं। इस तरह कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक देश में 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आगामी अक्टूबर तक देश में 5 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक की। बैठक में आला अधिकारियों के साथ दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा की गई और लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की गई। और प्रसार भारती सचिवालय में टीका उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसार भारती सीईओ के साथ साथ प्रसार भारती कर्मचारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रसार भारती सचिवालय में टीका उत्सव का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू द टीम दैट हैज कम हियर कि आज प्रसार भारती में ये पहली बार हो रहा है। एंड सभी जो भी एलिजिबल है हमारे एम्प्लॉयज़ और हमारा जितना भी वर्क फोर्स है वो सभी इस सेटअप का एडवांटेज ले और जल्द से जल्द अपना टीका करवाए, क्योंकि जब तक हम सब साथ मिलकर प्रिकॉशंस ले और वैक्सीनेशन करवाएं तभी जाके वी विल बी एबल टू डिफीट कोविड-19। तो अस्पताल ही नहीं अब दफ्तरों में भी हो रहा है वैक्सीनेशन। गिरीश निशाना हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। गिरीश, प्रसार भारती में आज वैक्सीनेशन हुआ, किस तरीके का आपका अनुभव रहा, किस तरीके से लोगों में उत्साह दिखा?
देखिए रजनी, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से टीका उत्सव आयोजित किया जा रहा है, राष्ट्रव्यापी ये अभियान है और इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यालयों के अंदर ही कैंप का आयोजन किया गया है जहां पर टीका लगाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अगर प्रसार भारती सचिवालय की बात की जाए तो यहाँ भी सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण करवाया। हमारे साथ इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं जगत सिंह चौहान जी, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं यहाँ पर प्रसार भारती सचिवालय में। सर, किस तरह का आयोजन किया गया, लोग कितने उत्साहित दिखाई दिए? हम तो बहुत उत्साहित हैं साहब। जैसे ही हमने देखा कि सरकार ने एक वैक्सीनेशन उत्सव मनाया है तो हमें एक जैसे ही पत्राचार मिला कि भाई हम लोग अपने कार्यालय में उसको कर सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे लोग जो नहीं करा पाए अब तक वैक्सीनेशन, इसके लिए एक खुशी की लहर थी और हमने प्रपोजल तुरंत ही अपने सीईओ साहब के पास भेजा और उन्होंने तुरंत उसको आग्रह किया और हमें अनुमति दी कि आप मैनेज कीजिए, प्रशासन इसको मैनेज करे, हम यहाँ हमारा स्टाफ क्यों जाए, प्रसार भारती के अंदर ही हम लोग इसको मैनेज करें। तो हमें तुरंत एसडीएम से मिलके और करवाया। बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बहुत लोग उत्साहित हैं। सुबह से हर विषय है ये सबके लिए कि हम लोग यहीं बैठ के और बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास सारे संसाधन हैं, पूरा हॉल है, हमारे पास एसी हॉल है, लोग हैं काम करने वाले, तो इवन जो है एसडीएम के लोग भी बहुत अच्छे खुश हैं हमसे कि हम इस तरह से व्यवस्था कर पाए। हमारे शायद 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अभी तक वैक्सीनेशन कर लिया है और सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं। किसी में भी क्षण मात्र भी जरा सा भी कोई लक्षण नजर नहीं आए कि जिसको कोई दिक्कत हो, तो बहुत उत्साहित हैं सब हम। तो उम्मीद है तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो प्रसार भारती के जो कर्मचारी हैं, वो काफ़ी उत्साहित हैं। सुबह से ही लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और लोगों ने यहाँ पर आकर टीका भी लगवाया है और ये प्रसार भारती सचिवालय में बहुत अच्छे से इंतजाम किए गए और साथ ही इसके अलावा यहाँ पे एसडीएम ऑफिस से भी लोग मौजूद रहे और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से टीकाकरण का पूरा आयोजन किया गया था। हमारे कैमरा सहयोगी गोपाल दास से कहूँगा कि दिखा सकें, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी टीम मौजूद रही, डॉक्टरों की टीम मौजूद रही और तमाम जो इससे संबंधित लोग हैं वो मौजूद रहे और अब इस समय पूरी तरह से कंक्लूड किया जा रहा है कि किस तरह से कितने लोगों ने टीकाकरण कराया और आज और कल फिर से ये टीम यहाँ पर पहुँचेगी और 14 अप्रैल तक इस तरह का आयोजन किया जाएगा। ये तो अपने आप में एक अच्छी बात कही जा सकती है कि प्रसार भारती सचिवालय ने इस तरह के पहल की। जो कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने काम में व्यस्त रहते हैं उनको टीका लगवाने की ये पहल की है प्रसार भारती सचिवालय ने। बिल्कुल, निश्चित तौर पर व्यस्तता की जिंदगी में खुद टीकाकरण अभियान जो है वो दफ्तरों तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश निशाना आपका इस जानकारी के लिए। और मुंबई में आज से 62 निजी अस्पतालों में टीकाकरण फिर से शुरू हो गया है। मुंबई में नगर निकाय द्वारा और सरकार द्वारा संचालित 49 संस्थान टीकाकरण केंद्र के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि 71 निजी अस्पतालों में भी कोविड-19 रोधी टीका लगवाने की सुविधा है। बीएमसी ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार से उन्हें वैक्सीन की 2.35 लाख खुराकें मिली हैं, जिसके बाद से टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है। और देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 24 घंटों में कोरोना से 904 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में अब तक 10 करोड़ 45 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 10 राज्यों ने कोविड के दैनिक नए मामलों में बढ़ोतरी प्रदर्शित की है। नए मामलों के 80.92% इन्हीं राज्यों से दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में 21 अप्रैल तक पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इस दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के कोरोना टास्क फोर्स के साथ रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। और भारत में टेस्टिंग भी तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,78,06,986 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,80,136 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
और देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। जहां एक और देश में कोरोना के नए केस को लेकर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं अब कोरोना का प्रकोप देश की सर्वोच्च अदालत में भी दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के लगभग 44 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद फैसला लिया गया है कि आज से सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपने निवास से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले आने के बाद कोर्ट रूम समेत पूरे अदालत परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके चलते आज सभी बेंच निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगी। और देश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कोर टीम 11 के साथ कोरोना मुद्दे पर बैठक की। बैठक में सभी अधिकारियों को लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए लगातार जागरूक करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कोरोना के प्रसार को देखते हुए अब सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्य उपयोग पर भी ज्यादा बल देने, सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करने पर खासा जोर देने को कहा गया है। साथ ही कोरोना से बचाव के संबंध में लोगों को निरंतर जागरूक करने के लिए कहा गया है। और हरिद्वार कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान चल रहा है। सुबह सबसे पहले अखाड़ों ने शाही जुलूस निकाला। इसके बाद साधु संत स्नान कर रहे हैं। कुंभ के दूसरे शाही स्नान को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कुंभ के स्नान को देखते हुए हरिद्वार आने वाले वाहनों के रूट तय कर दिए गए हैं। भारी वाहनों का हरिद्वार में प्रवेश बंद कर दिया गया है। विभिन्न प्रांतों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। आधिकारिक तौर पर बीती 1 अप्रैल को शुरू हुआ कुंभ मेला 30 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान महाकुंभ मेले में 3 शाही स्नान होंगे। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन हुआ, जबकि दूसरा शाही स्नान आज चैत्र अमावस्या को हो रहा है। कुंभ मेले में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और पूरे कुंभ क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। हरिद्वार कुंभ में दूसरा शाही स्नान करने आए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुंभ मेले में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्तों से लोग काफी खुश नजर आए। यहाँ की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतनी व्यवस्था की है। और यहाँ जो भी भक्तगण आ रहे हैं दर्शन करके सकुशल वापस जा रहे हैं। कि यहाँ आते माँ गंगा की कृपा से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था भी सरकार का ठीक है। स्नान हो गया जी, बहुत अच्छा स्नान होया। आपकी सरकार बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, बिल्कुल आराम से स्नान होया। यहाँ सरकार का जिस तरह यहाँ पर व्यवस्था है, सरकार का हर जगह जो अफसर हैं जो उनके ये है, ये लोग भी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ के व्यवस्था प्रशंसनीय है। कुंभ का स्नान भी हम लोग ये जो ऐसे दोनों हाथ उठाकर हम करते हैं और ऐसे हाथ उठाकर करते हैं, तो हम इस परमात्मा से जो हमें देख रहा है उसी से हम इस प्रकार की भावना के साथ मांगते हैं, तो निश्चित तौर पर इस स्नान के बाद ये कोरोना जैसी महामारी दूर हो जाएगी। यहाँ स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है और यहाँ स्नान करने के बाद लग रहा है सही में एक नया ऊर्जा आ गया और इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उसे बता नहीं सकती। आकर के बहुत ही खुशी हो रही है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के नातांज स्थित भूमिगत परमाणु संयंत्र की बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इससे निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। पिछले वर्ष जुलाई में भी परमाणु संयंत्र में विस्फोट हो गया था, हालांकि बाद में इसे तोड़फोड़ की घटना करार दिया गया था। और पेरू में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण का चुनाव जून में होगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कीको फुजिमारो ने भी अपना मत डाला। पेरू में कोरोना के बढ़ते मामले एक चुनावी मुद्दा बना हुआ है। मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी और कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए लोगों ने इस चुनावी मुद्दे को लेकर पूरे उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया।
और 74वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। फिल्मकार क्लोई ज़ाप की फीचर फिल्म नोमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का खिताब हासिल हुआ। वहीं नोमैडलैंड के लिए फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। वहीं द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला। कोरोना महामारी के कारण फरवरी में स्थगित हुए वार्षिक पुरस्कार समारोह को 2 दिवसीय आयोजित किया गया, जिसमें पुरस्कार समारोह के पहले दिन वियोला डेविस की फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम को तकनीकी श्रेणी में 2 पुरस्कार मिले। गैरी ओल्डमैन अभिनेता डेविड फिंचर की मंक ने सर्वश्रेष्ठ निर्माण डिजाइन के लिए पुरस्कार जीता था, जबकि फिल्म निर्माता क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म थ्रिलर फिल्म टेनेट ने सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव के लिए पुरस्कार अपने नाम किया। रुक करते हैं खेल की दुनिया का। FIH हॉकी प्रो लीग में अर्जेंटीना के खिलाफ दूसरे मैच को भी भारतीय हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया है। ब्यूनस आयर्स में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की इस जीत में हरमनप्रीत सिंह, ललित उपाध्याय और मनदीप सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही भारतीय टीम FIH हॉकी प्रो लीग में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। जापान के गोल्फर हिडेकी मात्सुयामा ने रविवार को एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। उन्होंने ऑगस्टा नेशनल का खिताब अपने नाम किया। कोई गोल्फ मेजर जीतने वाले वे जापान के पहले पुरुष गोल्फर हैं। वहीं मेजर चैंपियनशिप जीतने वाले वे एशिया के दूसरे पुरुष गोल्फर हैं। इससे पहले दक्षिण कोरिया के वाई यांग ने साल 2009 में PGA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। यह खिताब उन्होंने टाइगर वुड्स को पछाड़कर हासिल किया था। स्पेनिश लीग में रविवार को एटलेटिको मैड्रिड और रियल बेटिस के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड की टीम एक बार फिर से वापस ला लीगा में शीर्ष पर पहुंच गई है। मैड्रिड की ओर से मैच का पहला गोल खेल के 5वें मिनट में आया, जबकि रियल बेटिस ने 20वें मिनट में गोल दागकर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हो सका और मैच ड्रॉ हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए मैच में आर्सेनल की टीम ने शानदार खेल के दम पर शेफील्ड यूनाइटेड को 3-0 से पराजित कर दिया। इसके साथ ही आर्सेनल की टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर पहुंच गई। आर्सेनल की ओर से टीम की जीत में अलेक्जेंडर लैक्जेट ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने मैच में 2 गोल किए। अलेक्जेंडर ने खेल के 33वें और 85वें मिनट में गोल दागे। वहीं एक अन्य गोल गैब्रियल मार्टिनेली ने किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने रविवार को खेले गए मैच में टॉटनहम हॉटस्पर की टीम को 3-1 से पराजित किया। इस मैच में मैन्यू की टीम ने वापसी का दम भरते हुए मुकाबला अपने नाम किया। दरअसल टॉटनहम हॉटस्पर की टीम ने पहले हाफ के 44वें मिनट में अपने स्टार खिलाड़ी सैन ह्यूंगमिन की मदद से गोल कर मैच में 1-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन दूसरे हाफ में मैन्यू की ओर से शानदार खेल देखने को मिला और मैन्यू की ओर से फ्रेड ने 57वें मिनट में, जबकि एडिनसन ने 79वें और मैसन ग्रीनवुड ने खेल के आखिरी समय में गोल कर 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी। मैन्यू की टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि हार से टॉटनहम हॉटस्पर की टीम अंक तालिका में शीर्ष 4 में पहुंचने की उम्मीदों को खो चुकी है। और वेस्ट हैम ने लेस्टर सिटी को 3-2 से हराकर प्रीमियर लीग में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रविवार को EPL के मैच में वेस्ट हैम ने अपने खिलाड़ी जेसी लिंगार्ड के 2 गोल के बल पर लेस्टर सिटी पर शानदार जीत हासिल की। लिंगार्ड ने खेल के 29वें और 44वें मिनट में गोल किए। वेस्ट हैम की ओर से तीसरा गोल बोवेन ने 48वें मिनट में किया। लेस्टर सिटी ने वापसी की कोशिश की और दूसरे हाफ में 2 गोल किए, लेकिन टीम बराबरी का गोल नहीं दाग सकी। और बच्चे का विकास देर से या ठीक से ना होना बच्चे में सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण हो सकता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। आइए समझते हैं सेरेब्रल पाल्सी के विषय में। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर